कभी सोचा है एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसने पूरे 300 साल तक भारत पर राज किया? एक ऐसी ताकत जिसने हमें ताजमहल जैसी शानदार इमारतें दी और हमारी संस्कृति और सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है मुगलों की, उनकी जीत, उनकी संस्कृति और उनके पतन की एक कमाल की दास्तां। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी पता है, एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से शुरू होती है। सवाल ये कि सिर्फ 12,000 सैनिकों की एक छोटी सी सेना ने 1 लाख से भी ज्यादा बड़ी फौज को कैसे हरा दिया? इस सवाल का जवाब हमें सीधा ले जाता है इस साम्राज्य के संस्थापक बाबर के पास। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के पहले और सबसे अहम किरदार से, बाबर, जिसकी नसों में तैमूर और चंगेज खान जैसे दो महान विजेताओं का खून दौड़ता था। लेकिन मजे की बात देखिए, ये शहजादा एक ऐसा राजा था जिसके पास अपना कोई राज ही नहीं था, जिसे अपने ही घर से, अपनी ही जमीन से निकाल दिया गया था। बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। अब सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे गद्दी मिली, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों की साजिशों ने उसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कई साल भटकने के बाद उसने काबुल में अपनी सत्ता तो जमा ली, लेकिन उसकी मंजिल, उसकी नजरें कहीं और ही टिकी थीं। और वो जगह थी हिंदुस्तान। बाबर अच्छी तरह जानता था कि एक बड़ा और मजबूत साम्राज्य बनाने के लिए दौलत चाहिए, और उस जमाने में भारत को सचमुच सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसकी दौलत के चर्चे पूरी दुनिया में थे। तो फिर हुआ ये कि भारत के ही कुछ नाराज सरदारों ने उसे दिल्ली पर हमला करने का न्योता दे दिया, और बाबर के लिए ये एक ऐसा सुनहरा मौका था जिसे वो छोड़ ही नहीं सकता था। और बस इसी एक फैसले ने भारत के इतिहास की सबसे अहम लड़ाइयों में से एक की नींव रख दी। एक ऐसी लड़ाई जिसने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का झंडा गाड़ दिया। पानीपत के मैदान में जो नजारा था वो किसी भी लिहाज से बराबरी का नहीं लग रहा था। मतलब एक तरफ सुल्तान इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी बड़ी फौज, साथ में जंगी हाथी, और दूसरी तरफ बाबर के गिने चुने बस 12,000 सैनिक। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा था, और वो थी तोपें और बारूद। यहाँ बाबर ने अपनी गिनती की कमी को दिमाग से पूरा किया। बहुत चालाकी से उसने बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर एक दीवार से बना दी। फिर अपनी एक छोटी टुकड़ी को आगे भेजा, बस लोधी की सेना को उकसाने के लिए। जैसे ही लोधी की भारी भरकम सेना उस जाल में फंसी, बाबर ने गाड़ियों के बीच छिपाई हुई तोपों और बंदूकों से आग बरसाना शुरू कर दिया। तोपों का वो शोर लोधी के हाथियों के लिए बिल्कुल नया था। वो बुरी तरह बिदक गए और अपनी ही फौज को रौंदने लगे। पानीपत की जीत ने बाबर को दिल्ली का बादशाह तो बना दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साम्राज्य की नींव अभी भी कह सकते हैं बहुत कच्ची थी। इतनी नाजुक कि उसके बेटे हुमायूं को सब कुछ गंवाना पड़ा। पूरे 15 साल वो दर दर भटकता रहा, तब जाकर कहीं वो अपनी विरासत वापस हासिल कर पाया। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे बादशाह की जो सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। नाम था अकबर। और यही अकबर आगे चलकर इस साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट, मतलब असली निर्माता बना, जिसने मुगल सल्तनत को वो मजबूती दी और इतना फैलाया कि दुनिया देखती रह गई। अकबर ने चित्तौड़ जैसे किले जिन्हें कोई जीत नहीं सकता था, उन्हें भी फतह किया और साम्राज्य को इतना फैलाया, कितना, पूरे 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक। मतलब आज के भारत का लगभग 75% हिस्सा। तो वो सिर्फ एक जंग जीतने वाला नहीं था, वो एक असल एम्पायर बिल्डर था। लेकिन अकबर की महानता सिर्फ उसकी जीतों में नहीं थी। वो एक बात बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले देश पर सिर्फ तलवार के जोर पर हुकूमत नहीं की जा सकती। इसीलिए उसने सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म किया और फतेहपुर सीकरी जैसा खूबसूरत शहर बसाया। और कहते हैं कि वो खुद इसके निर्माण में मजदूरों के साथ मिलकर काम करता था। अच्छा, अकबर के बाद आया जहांगीर और शाहजहां का दौर, और ये था मुगल साम्राज्य का सुनहरा दौर, उसका गोल्डन एज, जब दौलत, कल्चर और आर्किटेक्चर सब कुछ अपने चरम पर था, अपनी पीक पर। इस दौर में मुगल भारत, आप कह सकते हैं, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड था, एक इकोनॉमिक सुपर पावर। अंदाजा लगाइए, दुनिया में अगर 4 चीजें बनती थीं तो उनमें से एक यही भारत में बन रही थी। ये बेहिसाब दौलत और खुशहाली का वक्त था, और इसी बेशुमार दौलत को शाहजहां ने संगमरमर की शक्ल दे दी। दुनिया ने देखा मोहब्बत की वो अमर निशानी, ताजमहल। दिल्ली में मुगल सत्ता का वो शानदार प्रतीक, लाल किला। और हाँ, वो बेशकीमती हीरो जवाहरातों से जड़ा मयूर सिंहासन, जिसकी कीमत का तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। लेकिन हर सुनहरे दौर के बाद एक अंधेरा भी आता है। शाहजहां के बेटे औरंगजेब के तख्त पर आते ही साम्राज्य की दिशा पूरी तरह से बदल गई। उसके फैसलों ने इस मजबूत साम्राज्य में दरारें डालनी शुरू कर दी। औरंगजेब का राज खून खराबी से शुरू हुआ था। उसने अपने बूढ़े बाप शाहजहां को किले में कैद कर दिया, अपने सगे भाइयों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। कहा तो ये भी जाता है कि उसने अपने भाई दारा शिकोह का कटा हुआ सर कैद में बंद अपने पिता को तोहफे के तौर पर भेजा था। ये एक नए और बहुत ही बेरहम दौर की शुरुआत थी। औरंगजेब की नीतियां अपने परदादा अकबर से एकदम उल्टी थी। जहां अकबर ने सबको जोड़ने पर जोर दिया, वहीं औरंगजेब ने सख्त इस्लामी कानून लागू कर दिए। जजिया टैक्स, जिसे अकबर ने हटाया था, उसे फिर से लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य की नींव ही हिल गई। मराठों से लेकर सिखों तक हर तरफ बगावत की आग भड़कने लगी। तो 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई,
तो वो पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो बाहर से तो बहुत बड़ा और मजबूत दिखता था, पर अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। और यहीं से शुरू होती है मुगल साम्राज्य के डूबते सूरज की एक लंबी और दर्दनाक कहानी। अगली पूरी सदी बस उथल-पुथल और अराजकता की सदी थी। बादशाह आ रहे थे, जा रहे थे, कई तो बस कुछ महीनों के मेहमान थे। साम्राज्य अंदर से बगावतों की वजह से टूट रहा था और बाहर से नादिर शाह जैसे हमलावर आकर उसे लूट रहे थे। दिल्ली का तख्त अब सिर्फ नाम का रह गया था, एक कमजोर सा प्रतीक। और इस लंबी शानदार कहानी का अंत होता है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ, जो दिल से एक बादशाह से ज्यादा एक शायर थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। वहीं 1862 में गुमनामी के अंधेरे में उनकी मौत हो गई और इसी के साथ 300 साल पुराने इस अजीम साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। मुगलों की ये पूरी दास्तां हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। बाबर की तोपों ने एक साम्राज्य तो खड़ा कर दिया, लेकिन औरंगजेब की तलवारें उसे पचा नहीं पाईं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी साम्राज्य सिर्फ फौजी ताकत के दम पर सदियों तक टिक सकता है, या फिर उसे चलाने के लिए अकबर जैसी सबको